नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्न 56 से शुरू करेंगे। मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, शांत घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? तो सही आंसर है पर्यावरण। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली आंदोलन जो है वह केरल में हुआ था। ठीक, केरल के पलक पलक्कड़ जिला में। ठीक, वहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अब वहाँ नेशनल पार्क हो गए, लेकिन पहले नेशनल पार्क नहीं था। समय है 1970 से 80 का दशक। इस टाइम आंदोलन चलता रहा। कारण, केरल सरकार ने वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना बनाई थी। इससे वहाँ के घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और दुर्लभ वन्य प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा था। स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने मिलकर आंदोलन किया। नतीजा यह रहा कि भारत सरकार ने 1980 में इस परियोजना को रद्द कर दिया और 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ठीक, आसान भाषा में समझो, यह आंदोलन जंगल और पर्यावरण को बचाने के लिए था। लोग कह रहे थे कि अगर बांध बना तो जंगल और जानवर नष्ट हो जाएंगे। बाकी विकल्पों की व्याख्या देखें तो औद्योगिकरण, इससे बिल्कुल संबंध नहीं। ये आंदोलन औद्योगिक विकास से संबंध नहीं, इनसे भी संबंध नहीं, इससे भी संबंध नहीं। ये मतलब उपरोक्त सभी तो कोई नहीं था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो साइलेंट वैली मूवमेंट भारत का पहला बड़ा पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन जो 1973 में उत्तराखंड में हुआ था, उसके बाद पर्यावरण चेतना का प्रतीक बना। ठीक, यह भी हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, ये तो आप लोग को जानते ही होंगे और पढ़ोगे भी। रही बात यहाँ यूजीसी ने कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है, साइलेंट वैली मूवमेंट किससे जुड़ा है? एनवायरनमेंट से। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट इन इंडिया से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट में आता है, कॉलेज लेक्चरर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंसी आप लोग देख सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की। आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस दल ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय किसने किया था? जस्टिस पार्टी ने। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन 1927। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए गठित किया था। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ। अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलगाववादी धड़े को छोड़कर हिंदू महासभा और अन्य दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। नारा दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। पूरे देश में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। जस्टिस पार्टी जो कि मद्रास में थी, इसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। कारण था, वे ब्राह्मणवादी कांग्रेस के खिलाफ थे और अंग्रेजों से निकटता बनाए रखना चाहते थे। आसान भाषा में समझें, साइमन कमीशन का लगभग सबने विरोध किया था, लेकिन जस्टिस पार्टी ने नहीं किया क्योंकि वह कांग्रेस की नीतियों से असहमत थी और अंग्रेजों के साथ सहयोग चाहती थी। बाकी विकल्पों की व्याख्या करें तो हिंदू महासभा ने विरोध किया था, इसने साइमन कमीशन का विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया था, साम्राज्यवाद का प्रतीक बताया। और ये तो बिल्कुल ही नहीं था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था। इसकी सिफारिशों पर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। लाला लाजपत राय साइमन साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब यह यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है। साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया? जस्टिस पार्टी ने। सिलेबस की बात करें, यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश कमीशंस एंड इंडियन रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट
है कि ये बार बार आता है। प्रश्न नंबर 58 को देखें तो क्वेश्चन आया था, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 23। आइए इसको देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 23। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 है। तो 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी और बेगार यानी जबरन बिना वेतन का काम करवाना पर रोक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जबरन काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने पर कानूनन दंड मिलता है। आसान भाषा में समझें तो अनुच्छेद 23 यह कहता है कि किसी इंसान को जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती और न ही लोगों की खरीद फरोख्त या तस्करी हो सकती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्टिकल 15 के क्लोज 2 की बात करें तो यह भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। अनुच्छेद 17 यह अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 18 की बात करें तो यह उपाधियों या टाइटल्स को समाप्त करता है जैसे राजा, महाराजा, सर। और रही बात अनुच्छेद 23, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, यही सही आंसर था। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो आर्टिकल 24 यह बात करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों, कारखानों में काम कराने पर रोक। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? अनुच्छेद 23 और 24 में। और यह हमारा फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। अब यह तो इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट लेक्चर तो बार बार आता ही है। मैंने जानकारी के लिए ये लिखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर पर रोक किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23। चाइल्ड लेबर पर रोक किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 24। सिलेबस की बात करें तो यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से जुड़ा हुआ है। एग्ज़ाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो यह कितना इम्पोर्टेंट है और किन किन एग्जाम में यह आया और आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो मूल क्वेश्चन आया था, किसने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहकर वर्णित किया है? तो सही आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन। आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो ग्रैनविल ऑस्टिन अमेरिकी संवैधानिक विद्वान हैं ये, जिन्होंने भारतीय संविधान का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध कृति द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन 1966 में लिखी। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार और भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व मिलकर संविधान की कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की अंतरात्मा है। ठीक। आशय मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। नीति निदेशक तत्व राज्य को समाज आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा बताते हैं। सामाजिक या आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा बताते हैं। दोनों मिलकर संविधान का मूल उद्देश्य पूरा करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्लस सोशल डेमोक्रेसी। आसान भाषा में बात करें तो ऑस्टिन कह रहे थे कि संविधान का दिल और आत्मा यही है कि हर नागरिक को अधिकार मिले और समाज में बराबरी भी हो। बाकी विकल्पों की बात करें तो केसी वेयर यह संघवाद पर प्रसिद्ध विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने यह कथन नहीं कहा था। आइवर जेनिंग्स की बात करें तो ये संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, ब्रिटिश संविधान पर प्रसिद्ध कार्य इन्होंने किया है। और ए वी डाइसी की बात करें तो रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पर प्रसिद्धि इनकी है, लेकिन ये कथन भी इनका नहीं था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल 12 टू 35 है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। आर्टिकल ये और पार्ट 4 की बात करें तो आर्टिकल 36 टू 51 तक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा गया। कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? ग्रेनुल ऑस्टिन ने। और कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? ग्रेनुल ऑस्टिन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ग्रेनुल ऑस्टिन से क्वेश्चन आता रहता है।
सिलेबस की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। रही बात एग्ज़ाम रेफरेंस की, तो यह एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन एग्ज़ाम में ये बार बार आता है। बात करें प्रश्न नंबर 60 की, तो मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया? तो सही आंसर है 1896 में। ठीक, आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। इनकी कृति है आनंद मठ, 1882 में शामिल होता है आनंद मठ में। इसका ऐतिहासिक तथ्य देखें तो 1896 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। इसे गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे लोकप्रिय नारा और गीत बन गया। ठीक, आसान भाषा में समझे तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बन गया। ठीक, बाकी विकल्प गलत हैं। और अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो वंदे मातरम 1950 में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और यह यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में बार बार आता है। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? तो 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सिलेबस की बात करें तो यह इंडियन नेशनल मूवमेंट, रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सिंबल्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम रेफरेंस आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में बहुत बार यह आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।